दोस्तों नमस्कार, मैं एपी सर आप सभी का आज 29 नवंबर 2022 के करंट अफेयर सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम लोग जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है उनका हम डिस्कशन करेंगे। और ये आपकी डेली बेसिस पे इसका डिस्कशन होता है। तो आप चाहे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे स्टेट पीसीएस की या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हो, उसमें करंट अफेयर्स पूछा जाता है तो ये क्लास आपके लिए बहुत बहुत यूजफुल होने वाली है, उपयोगी होने वाली है। क्योंकि जो इसमें हमने करंट अफेयर्स यानी कवर किए हैं वह प्रॉपर वे में यानी एक एनालिसिस से लेकर के और इंफॉर्मेटिव और फैक्चुअल नेचर के हर एक टाइप के आपको करंट अफेयर्स क्वेश्चन इसमें देखने को मिलने वाले हैं। तो बिना देरी किए हुए हम सेशन को शुरू करते हैं। तो अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक व शेयर करना मत भूलिएगा। तो आइए आज की सबसे इंपॉर्टेंट जो न्यूज बनी हुई है वो क्या बनी हुई है कि आज की सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज क्या पहली बनी हुई है तो 2023 में जो रिपब्लिक डे मनाया जाएगा, 2023 में जो रिपब्लिक डे मनाया जाएगा उसके मुख्य अतिथि की विदेश मंत्रालय, जिसके इस समय मंत्री कौन है? एस जयशंकर साहब। कौन मंत्री हैं विदेश मंत्रालय के? एस जयशंकर साहब। उन्होंने ये जानकारी दी है कि 2023 में जो रिपब्लिक डे जिसे गणतंत्र दिवस के नाम से जाना जाता है, इसके कौन मुख्य अतिथि होने वाले हैं, किसको बुलाया जाएगा? तो मिस्र के राष्ट्रपति जिनका नाम क्या है, ये आपके सामने नाम लिखा हुआ अब्दुल फताह अल सीसी। अब्दुल फताह अल सीसी, इनका नाम ध्यान रखिएगा। ये चीफ गेस्ट होने वाले हैं। और कहां के ये प्रेसिडेंट है? इजिप्ट को मिस्र के नाम से भी जाना जाता है, जिसे आप लोग जी के टाइम में याद करते हो कि यहां रेतीली भूमि है और यहां नील नदी बहती है, जिसे मिस्र का वरदान भी कहा जाता। ये मिस्र वही देश है। इस मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फताह अल सीसी ये गणतंत्र दिवस के क्या होंगे? मुख्य अतिथि होंगे, चीफ गेस्ट होंगे। अब बात हम आगे करते हैं कि ये जानकारी किसके द्वारा दी गई? तो ये जानकारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स यानी विदेश मंत्रालय के द्वारा ये जानकारी क्या है? दी गई है। रिपब्लिक डे कब मनाया जाता है? तो आपको पता है 26 जनवरी, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को ही हम रिपब्लिक हुए थे। हम क्या हुए थे? गणतंत्र हुए थे। और 26 जनवरी 1950 को ही हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो संविधान क्या हुआ था? लागू हुआ था। अब हम बात करें कि मिस्र इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि आपने देखा कि कोविड काल चल रहा था, तो कोविड काल के दौरान यानी पिछले 2020-21 में भारत में कोई भी रिपब्लिक डे पर मुख्य अतिथि नहीं आया और ये तीसरा मौका है। इसके पहले 1960 के दशक में भी एक बार ऐसा हुआ था कि भारत में कोई मुख्य अतिथि नहीं बुलाया गया। और जब कोविड काल आया, कोरोना का यानी प्रकोप पूरे विश्व पर फैला, तो 2020-21 में भी भारत में कोई मुख्य अतिथि नहीं आया। और अब फिर से मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फताह अल सीसी साहब 2023 में मुख्य अतिथि रिपब्लिक डे पर होने वाले हैं। तो ये क्यों इतना मिस्र इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसलिए इंपॉर्टेंट है, जब आप ये प्राचीन इतिहास में जाते हैं तो आप पाते हैं कि मिस्र का संबंध हमारा प्राचीन काल से है। क्योंकि मिस्र की सभ्यता और इधर भारत में सिंधु की सभ्यता समकालीन थी। इसको आपने इतिहास में जरूर पढ़ा होगा। तो यहां पर लिखा भी है कि इससे दोनों यानी भारत और मिस्र के जो संबंध हैं वो बहुत ज्यादा मजबूत होने वाले। क्यों मजबूत होने वाले? क्योंकि ऐतिहासिक रूप से भी देखा जाए तो दोनों सभ्यतागत सिविलाइजेशन यानी संबंध इनके भारत के साथ संबंधित है और डीप रूटेड पीपुल टू पीपुल टाइज। और जब सिंधु घाटी सभ्यता और मिस्र की सभ्यता के दौरान लोगों का एक दूसरे से जुड़ाव था, आपस में आते जाते थे, व्यापार करते थे। अगर उसी के आधार पर देखा जाए तो आज भी हम संबंधों को आगे संबंध बढ़ा रहे हैं। तो इसलिए क्या है? इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा जो दोनों देश मिस्र और भारत ने अपने जो डिप्लोमेटिक रिलेशन स्थापित किए थे, जिसे कूटनीतिक संबंध कहा जाता, इसके 75 वर्ष
यानी क्या पूरे होने वाले हैं। 2023 में 75 वर्ष पूरे होने वाले हैं, तो दोनों देश 75 वर्ष की खुशी भी मना रहे हैं अपने कूटनीतिक संबंधों को स्थापित किए जाने की। इसलिए भी ये क्या है, इंपॉर्टेंट है। इसलिए भी क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। अगर अन्य चीजों की हम बात करें तो ये मिस्र वही देश है जब यानी भारत गुलामी की दास्ता से यानी आजाद हुआ ब्रिटिश काल से, तो मिस्र भी क्या था, मिस्र भी विदेशी शक्ति के चंगुल में यानी फंसा हुआ था। विदेशी जो शक्तियां हैं, जिसे उपनिवेशवाद के और साम्राज्यवाद के नाम से आपने इतिहास में जरूर नाम सुना होगा, उसी के अंतर्गत मिस्र भी आजाद होता है। अब जो पहले गुलाम थे, जब वो देश आजाद हुए तो उनके सामने संकट उत्पन्न होता है कि हम आगे गुलाम ना हो पाए, एक स्वतंत्र रूप से अपनी विदेश नीति का पालन करें। तो इसके लिए भारत और मिस्र जैसे देश, और साथ में एक देश का नाम आपने सुना होगा यूगोस्लाविया, मिस्र, भारत और इंडोनेशिया जैसे देशों, और एक घाना जो 1957 में क्या होगा, यानी घाना क्या होगा, पूरी तरीके से आजाद होगा। तो इन सब के द्वारा मिल करके एक आंदोलन चलाया जाएगा और एक संगठन बनाया जाएगा, जिसको हमने कवर आगे भी किया है, जिसे किस नाम से जाना जाएगा, इसी को किस नाम से जाना जाएगा, इसी को नैम के नाम से जाना जाएगा, यानी नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, जिसे गुट निरपेक्षता आंदोलन के नाम से जाना जाएगा। उसको भी हमने एक कवर करने की कोशिश की। तो यहां मिस्र, भारत और मिस्र के क्लोज रिलेशन होने के पीछे कौन से फैक्टर अन्य जिम्मेदार हैं, तो मिस्र और भारत गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक फाउंडिंग मेंबर रहे हैं। ध्यान रखिएगा, संस्थापक मेंबर, फाउंडिंग मेंबर उसे कहा जाता जब कोई संगठन बनता है, तो आप जिस समय बन रहा होता है उस समय उसके साथ सहयोगात्मक संबंध स्थापित करते हुए उसे आगे ले जाने की अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त करते हो, तो उसी को क्या कहा जाता, उसी को कहा जाता इसका ये फाउंडिंग मेंबर है। तो ये मिस्र भारत दोनों क्या गुट निरपेक्ष आंदोलन के फाउंडिंग मेंबर रहे हैं, इसलिए भी ये क्या है, इंपॉर्टेंट है। अब यहां बात आई है मिस्र की, तो मिस्र अफ्रीका में, अब अफ्रीका का ये मानचित्र बनाइए, क्या बनाइए, अफ्रीका का मानचित्र बनाइए, क्या बनाइए आप, अफ्रीका का मानचित्र बनाइए। तो जो ये वाला देश है, इसी को किस नाम से जाना जाता, मिस्र के नाम से जाना जाता है। और ये अफ्रीका में वर्तमान में आप देखोगे कितने देश हैं, तो 54, वर्तमान में कितने देश हैं, 54, 54 देश हैं। लेकिन शुरुआत में जब तीसरी दुनिया के जिसे देश कहा गया, जिनमें तीसरी थर्ड वर्ल्ड कंट्री जिसे कहा गया, जिसमें भारत, मिस्र और जो नए यानी स्वतंत्र देश थे, जो पहले गुलाम थे, उपनिवेश से उनके मुक्ति मिली थी, तो उनकी स्वतंत्र विदेश नीति का पालन हो, आगे वो किसी अन्य देश के चंगुल में फंस करके फिर से गुलाम ना हो जाए। तो कुछ इंपॉर्टेंट जो उस समय देश थे उनके द्वारा ये क्या किया गया, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, गुट निरपेक्ष आंदोलन चलाया गया। और गुट निरपेक्ष आंदोलन चलाया गया तो इसी के अंतर्गत आप ध्यान रखिएगा, यानी क्या किया जाता है, इसकी एक सम्मेलन किया जाता है, तो उसको भी हम क्या कर लेते हैं, यानी डिस्कस कर लेते हैं। फिर इसमें आते हैं यानी अन्य चीजों पे। तो सबसे पहले क्या किया गया, एशियन अफ्रीकन कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। एक क्वेश्चन ये इंटरव्यू में भी पूछा जाता और आपके एग्जाम में भी पूछा जाता है कि कौन सा एशियन अफ्रीकन कॉन्फ्रेंस कब हुआ, तो ये 1955 में कहां होता, बांडुंग कॉन्फ्रेंस। इसी को ये कॉन्फ्रेंस है, समिट नहीं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए फर्स्ट एशियन अफ्रीकन कॉन्फ्रेंस कब हुआ और फर्स्ट एशियन अफ्रीकन समिट कब हुई, तो दोनों में अंतर है। कॉन्फ्रेंस कब हुआ, ये 1955 में बुलाया जाता है, और ये बांडुंग जो कहां है, इंडोनेशिया के वेस्ट जावा में स्थित है, वहां पर बुलाया जाता है। और वहां पर बुलाने के बाद क्या किया जाता है, इसी को जो ये हमने आपके सामने बताया, एफ्रो एशियन कॉन्फ्रेंस के नाम से भी इसे जाना जाता है। उद्देश्य क्या होता है कि जो पहले गुलाम थे वो देश अब स्वतंत्र हो चुके हैं, तो उन्हें स्वतंत्र विदेश नीति यानी चलाया जाए। और ये इसलिए आया क्योंकि साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद, नौ उपनिवेशवाद के चंगुल में ये फिर से ना फंस जाए, कोई थर्ड कंट्री आकर के इनको फिर से क्या यानी गुलाम बना ले। इसलिए यानी इनकी क्या की जाती, स्थापना की जाती है, किसकी, आपके सामने हमने बताया, बांडुंग कॉन्फ्रेंस बुलाया जाता। और आगे इसी से नैम, जिसे गुट निरपेक्षता आंदोलन के नाम से जाना जाता, उसकी नींव डाली जाएगी। और एक बात ये
भी ध्यान रखिए, क्योंकि इस समय पूरा विश्व दो गुटों में बंट चुका है। शीतकाल का दौर है, यानी 1945 के बाद 1990 तक देखोगे पूरा विश्व दो गुटों में बटा होगा। एक साम्यवादी विचारधारा, समाजवादी विचारधारा को आगे ले जाने के लिए सोवियत संघ आएगा, तो एक गुट सोवियत संघ वाला बनेगा और दूसरा गुट पूंजीवादी विचारों को आगे बढ़ा रहा है, और उसका नेतृत्व कौन कर रहा? अमेरिका। तो दो गुटों में बटा था, तो इसी गुटबाजी से बचने के लिए नैम की क्या रखी गई नींव, और इसके लिए जो अफ्रीका, एशिया के देश जो पहले गुलाम थे वो स्वतंत्र होते हैं, और उनके द्वारा अपनी स्वतंत्र विदेश नीति का संचालन करने के लिए क्या किया जाता है? एक कॉन्फ्रेंस बुलाया गया, और उसी को अफ्रो एशियन कॉन्फ्रेंस या एशियन अफ्रीकन कॉन्फ्रेंस 1955 जो कहां हुआ? तो इंडोनेशिया के वेस्ट जावा के बांडुंग नामक स्थान पे होता है। इसीलिए इसे बांडुंग कॉन्फ्रेंस के नाम से भी क्या है? इसे बांडुंग कॉन्फ्रेंस के नाम से भी जाना जाता है। इसमें उस समय जब ये बांडुंग कॉन्फ्रेंस बुलाया गया तो कितने 29 इसमें देश कुल पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन ये 29 देश कम नहीं थे, क्योंकि ये 29 देश मिलकर के पूरे विश्व की जनसंख्या का 54% हिस्सा यानी इसमें रखते थे। इसका मतलब आप समझ सकते हो मुट्ठी भर लोगों ने कितने देशों को, कितने सैकड़ों वर्षों तक गुलामी के दंश को यानी झिलाया था, यानी वो गुलाम उनको बना करके रखा था। तो इसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य समझ चुके होंगे। अफ्रीका और एशिया के जो 9 स्वतंत्र देश हैं उनमें एकता, वो एकता के सूत्र में बंधे रह सकें, और साथ में इनके आर्थिक संबंध, सांस्कृतिक सहयोगात्मक संबंध, जो संस्कृत इनकी साझी संस्कृत रही है उसमें सहयोग सुनिश्चित हो सके। तो चाहे अर्थव्यवस्था हो, चाहे राजनीति हो, राजनीतिक स्थिरता हो, या फिर सांस्कृतिक संबंध हो, इनमें सहयोग को सुनिश्चित करने के लिए ये बुलाया जाता है। और इसका उद्देश्य क्या होता है कि जो उपनिवेशवाद है और नियो कॉलोनिज्म, नो उपनिवेशवाद है, इससे देशों को कैसे बचा करके रखा जाए। और फिर आगे चल करके 1961 में क्या होता है? 1961 में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे चल करके 1961 में यानी बेलग्रेड कॉन्फ्रेंस समिट होती है। ये समिट है पूरी तरीके से, यानी प्लानिंग बन गई बांडुंग सम्मेलन में। और 1961 के बेलग्रेड समिट, 1961 के बेलग्रेड समिट में इसकी क्या नैम, जिसे अब आप क्या जानोगे, यानी नैम का मतलब हुआ नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, जिसे गुट निरपेक्ष आंदोलन के नाम से जाना जाता, इसकी नींव रख दी जाती है। बेलग्रेड कहां स्थित है? तो यूगोस्लाविया यूरोप का एक देश है यूगोस्लाविया में बेलग्रेड स्थित है। वहीं पर पहली नैम यानी नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का पहली समिट होती है। और इसी के बाद अगली समिट कहां होगी? तो दूसरी समिट कहां होगी? तो ये दूसरी समिट होगी काहिरा, जो ये मिस्र अभी बता रहे थे। अब देख लीजिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मिस्र संस्थापक सदस्य था जब नैम की स्थापना की गई, और उस समय नासिर साहब थे। कौन थे? नासिर साहब। तो नासिर साहब भी इसके फाउंडिंग मेंबर नैम के रहे हैं, गुट निरपेक्ष आंदोलन के। और ये कायरो, कहां? इसे काहिरा हिंदी में, इंग्लिश में कैरो के नाम से जाना जाता। और यहां पर कब? तो यहां पर यानी कब? हर 3 साल पे समिट होती है। तो ये वाला पॉइंट ध्यान रखिए। 1964 में दूसरी समिट होती है, 1964 में दूसरी समिट होती है। लेकिन कॉन्फ्रेंस याद रखिएगा, यहां पर 1962 में कॉन्फ्रेंस भी हुआ था। तो 1962 में भी यानी एक कैरो कॉन्फ्रेंस अलग से हुआ, वो इससे रिलेट मत करिएगा। और ये क्योंकि आप गलत क्वेश्चन कर दोगे। तो जैसे कॉन्फ्रेंस 1955 में हुआ था बांडुंग, उसी प्रकार का एक कॉन्फ्रेंस 1962 में कायरो कॉन्फ्रेंस भी हुआ, जो नैम से संबंधित था। लेकिन समिट पूछी जाए तो पहली समिट 1961 में बेलग्रेड यूगोस्लाविया में होती है। और यही किसकी नींव रखी जाती है? नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, जिसे गुट निरपेक्षता आंदोलन के नाम से जाना जाता। तो दोस्तों यहां तक आपकी अभी बात समझ में आ चुकी होगी कि जो 9 स्वतंत्र देश हैं वो अपने सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक संबंधों और अफ्रीका और एशिया एकता में बंधे रहें। तो इसको आगे बढ़ाने के लिए और किसी
दूसरे या तीसरे गुट में शामिल होकर के जैसे पहले गुलाम थे उसी प्रकार गुलामी की जंजीर में फिर से न कस जाएं, इसी से बचने के लिए इसकी नींव रखी गई थी। किसकी? नैम की। तो नैम की पहली मीटिंग कहां हुई? 1961 में कहां हुई? बेलग्रेड, यूगोस्लाविया। और दूसरी मीटिंग हर 3 साल पे इसकी मीटिंग यानी नॉर्मल की गई है, बीच में कुछ कुछ गैप है, उसको भी हम देखेंगे। तो 1964 में अगली मीटिंग इसकी कहां होती है? तो ये होती कायरो, मिस्र। यानी कायरो, मिस्र, जो अभी क्या बुलाया गया है, यानी अभी हाल फिलहाल में 2023 में इसको आमंत्रित किया जाएगा। चीफ गेस्ट ये रहने वाला, मुख्य अतिथि रहने वाला। तीसरी मीटिंग की बात करें तो 1964 के बाद यहां गैप है, 6 सालों का गैप है, क्योंकि भारत में भी आप देखोगे कि इस समय आपातकाल, सॉरी इस समय 1900 यानी बीच में क्या होगा? सूखा, अकाल जैसी स्थिति उत्पन्न होगी, इसीलिए इस पे क्या होगा? एक गैप आ जाएगा। 1900 पहली मीटिंग कब हुई? 61 में। अगली समिट कब हुई? 1964 में। लेकिन बीच का एक गैप है। तीसरी समिट इसकी क्या होगी? 1970 में होगी। और ये लुसाका, जाम्बिया के लुसाका नामक शहर में इसकी मीटिंग होती है। चौथी मीटिंग की बात करें तो ये कहां होती? 1973 में। कहां होती? अल्जीरिया, यानी अफ्रीका के देश हैं ये दोनों। तीसरी और चौथी मीटिंग अफ्रीका के देशों में हुई। और ये तीसरी मीटिंग कहां हुई? तो ये कहां हुई? लुसाका, जाम्बिया के लुसाका में हुई 1970 में। 73 में कहां होती है? तो अल्जीरिया। आप अफ्रीका महाद्वीप बनाइए तो यहां पर आपको क्या मिल जाएगा? अल्जीरिया क्या मिल जाएगा? यानी मोरक्को के बीच में अल्जीरिया, फिर ट्यूनीसिया। M80 3 देश मैट से याद रखिएगा। ये उत्तरी अफ्रीका महाद्वीप व भूमध्य सागर में स्थित देश हैं, जिसे मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीसिया। इसी जो बीच वाला देश है इसे अल्जीरिया के नाम से जाना जाता, जिसकी राजधानी अल्जियर्स है। तो 1973 की मीटिंग, 73 से कैसे 3 देशों का पेयर से आप ध्यान रखिए, जो 3 देशों का पेयर मैट वाला आपको बताए हैं, यानी मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीसिया, वहां भी 3 आ रहा। 1973 में कौन सी ये है? ये चौथी मीटिंग होती है। और इसी के पहले कौन? जाम्बिया। 1970 में जाम्बिया की शहर लुसाका में यानी थर्ड मीटिंग होती है। तो लुसाका, जाम्बिया, जिम्बाब्वे और जाम्बिया, यहां नीचे आओगे तो 2 देश हैं, एक जाम्बिया है, एक जिम्बाब्वे है। तो ये कौन है? ये यानी कौन? जाम्बिया। यहां पर कौन? अफ्रीका के, यहां जो मानचित्र में हमने बताया, यहां कौन है? जाम्बिया। तो जाम्बिया के लुसाका में तीसरी मीटिंग होती है। तो कौन कौन? पहली मीटिंग बेलग्रेड में हुई, दूसरी मीटिंग कहां हुई? तो आपको अब बता दिए, कायरो, मिस्र में हुई। तीसरी कहां हुई? तो तीसरी इसी अफ्रीका में हुई। कहां हुई? जाम्बिया के लुसाका शहर में हुई। और चौथी मीटिंग पूछी जाए तो यानी मैट से 1973 वाली कहां हुई? मैट यानी अल्जियर्स, अल्जीरिया के शहर में तीसरी मीटिंग होती है। अगर इसके आगे छठी मीटिंग की बात करें तो इसकी छठी मीटिंग कहां हुई? 1979। इसके भी देखिए, यानी एक गैप आपको यहां नजर आ रहा होगा। नहीं, गैप नहीं है, क्योंकि ये 5वीं मीटिंग कहां हुई? 1976 में। कहां? कोलंबो, श्रीलंका। भारत के नीचे इंडिया का मानचित्र आप बनाएंगे तो यहीं पर आपको क्या लटका मिल जाएगा? कौन? श्रीलंका। और श्रीलंका के यहां पर कौन है? कोलंबो। कौन है? कोलंबो। तो ये कोलंबो में कौन सी मीटिंग होती? 5वीं। हमने क्या किया? 5 रुपये किसको दान किए? तो श्रीलंका को हमेशा दान दक्षिणा ये सब देते रहते हैं। तो 5वीं मीटिंग 1976 में कहां होती है? कोलंबो, श्रीलंका में होती है। कहां होती? कोलंबो, श्रीलंका में। आपको ये मीटिंग ध्यान रखिएगा कुछ कुछ, क्योंकि आपको एक नजर इस पे डालना चाहिए, क्योंकि कठिन क्वेश्चन बना तो इसी में मिस स्टेटमेंट उठा करके डाल दिया जाता है। तो पहली मीटिंग, अभी तक कितनी आपकी मीटिंग याद करवा दिए? 5 को ऐसे माइंड सेट करिए। पहली मीटिंग बेलग्रेड में हुई। दूसरी मीटिंग कहां हुई? तो कायरो, मिस्र में हुई। तीसरी मीटिंग फिर अफ्रीका के जाम्बिया में हुई। फिर चौथी मीटिंग कहां हुई? अफ्रीका की अल्जीरियर्स में हुई। 5वीं मीटिंग कहां हुई? तो 5 रुपये का हमने दान दक्षिणा श्रीलंका को, अपने पड़ोसी, अपने यानी बगल के देश को दिया। और कौन है? श्रीलंका। और ये 1976 तक की यात्रा हो चुकी। अब छठी मीटिंग की हम बात करते हैं तो ये छठी मीटिंग कहां हुई है? तो ये छठी मीटिंग कहां हुई? तो ये छठी मीटिंग नैम की 1979 में क्यूबा हवाना में होती। कहां होती? क्यूबा हवाना। क्यूबा के शहर हवाना में इसकी कौन सी बैठक हुई?
छठी और सबसे इंपॉर्टेंट है, इतनी कहानी सुनाने का मतलब आगे ये 3 का गैप नहीं है, आगे देखिएगा 1983। 1983 इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत कब नंबर आया कि भारत कब मीटिंग करेगा नैम की, तो भारत हमेशा सबको 7 नंबर पे मीटिंग किया, पूरे देशों को साथ साथ लेकर चलना चाहता है और एक साथ विकास करना चाहता है। हम जिए और आप जिए, यानी हमारी जो वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा है, सर्वे भवन्तु सर्वे सुखिनः की जो भावना है उसमें हम विश्वास करते हैं, वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा में विश्वास करते। तो इसीलिए 7वीं मीटिंग कब 1983 में कहाँ होती है, तो भारत में नई दिल्ली में कौन सी बैठक होती है, 7वीं। कौन सी बैठक होती, 7वीं। 8वीं बैठक फिर कहां, जाम्बिया हो चुका था, तो ये कौन होती, जिम्बाब्वे, अभी देश बनाए थे 1986 में, कहां होती, जिम्बाब्वे के हरारे में 8वीं बैठक होती है। 9वीं बैठक की बात करें तो 9वीं बैठक जहां से हम चले थे, बेलग्रेड से ही चले थे, यानी पहला और नौ, पहली बैठक बेलग्रेड में और 9वीं बैठक भी 1989 में कहां, बेलग्रेड में होती है। और यूगोस्लाविया आप जान चुके हो। 10वीं बैठक कहां होती, 1992 में इंडोनेशिया जकार्ता में कौन 10वीं बैठक होती है, इंडोनेशिया जकार्ता में 10वीं बैठक होती है। 11वीं बैठक की बात करें तो 1995 में कार्टाजेना कोलंबिया में होती है। 12वीं बैठक 1998 में डरबन दक्षिण अफ्रीका में होती, कहां होती, 1998 डरबन दक्षिण अफ्रीका में होती है। अब 13वीं बैठक की बात करें तो 2003 में कहां होती, कुआलालंपुर मलेशिया में होती है। और 13वीं बाद 14वीं बैठक 2006 में हवाना क्यूबा इसके पहले भी आ चुका था, तो हवाना क्यूबा में हुई। और 15वीं बैठक की अगर हम बात करते हैं तो अब ये लास्ट की 3 बैठक जरूर ध्यान रखिएगा। तो ये 15वीं बैठक 2009 में कौन, मिस्र शर्म अल शेख, यानी मिस्र की बैठक कितनी, आप 3री बैठक याद किए थे, और ये 3 या कौन सी है, ये 15वीं बैठक भी मिस्र के कायरो शहर में कौन सी बैठक इसकी हुई थी, तो 1961 और फिर 64 दूसरी बैठक हुई थी। कौन, दूसरी बैठक हुई थी। और दूसरी के बाद फिर कौन, 15वीं बैठक इसी मिस्र के शर्म अल शेख। और शर्म अल शेख इसलिए इंपॉर्टेंट है कि कॉप, अभी आप देखेंगे COP 27 की जो बैठक हुई है वो भी कहां हुई है, मिस्र के शर्म अल शेख में हुई है, इसलिए भी इंपॉर्टेंट। तो 2009 में 15वीं बैठक मिस्र के शर्म अल शेख में होती है। और 2012 में 16वीं बैठक तेहरान, ईरान के तेहरान नामक शहर में होती है। और उसके बाद 17वीं बैठक 2016। और ये यहां से इंपॉर्टेंट शुरू हो जाता क्योंकि नैम की प्रासंगिकता को लेकर के सवाल होना जो शुरू हुआ ये 17वीं बैठक से हुआ, जो 2016 में कहां, तो पार्लामार वेनेजुएला के पार्लामार में होती है। और सबसे लास्ट 18वीं बैठक ये 2019 में कहां, अजरबैजान की यानी शहर बाकू में संपन्न की गई। अब ये जो 17वीं बैठक हुई है वेनेजुएला के पार्लामार में, यहां भारतीय प्रधानमंत्री यानी उपस्थित ही नहीं हुए, बल्कि यहां उपराष्ट्रपति को भेजा गया था। तब यह प्रश्न यानी उत्पन्न हुआ कि जो भारत मुख्य इसका संस्थापक सदस्य है, अगर उसका जो मुख्य पावरफुल देश का व्यक्ति होता जिसे प्रधानमंत्री साहब होते हैं भारत में, तो ये उपस्थित नहीं हुए। तो जो विद्वानों विश्लेषकों के द्वारा ये प्रश्न उठाया जाने लगा, क्या नैम अप्रासंगिक हो गया है, तो उसकी भी हम चर्चा करेंगे कि आज नैम की क्या स्थिति है। तो ये अब तक कितनी लेटेस्ट इसकी जितनी बैठक हुई 18 बैठक हुई उसको हमने बता दिया। आप एक इसको बार बार रिवाइज करिएगा और दिमाग में मानचित्र के साथ बैठाने की कोशिश करिएगा, तो आपका कम से कम शुरू की 2-3 और भारत वाली 1983 वाली बैठक और साथ में अब कौन लास्ट की 2 याद रखिए, यानी 17 और 18, और 17 वाली 2016 में पार्लामार वेनेजुएला में, और 18 वाली 2019 में बाकू अजरबैजान में हुई। इसके बाद अभी इसकी कोई बैठक नहीं हुई है। तो इस बात को भी आप ध्यान रखिए। तो हमने नैम को भी समझ लिया। नैम के साथ साथ एक चीज और इसमें हम आपको पीछे अब ले जाना चाहेंगे और आपको क्या बताना चाहेंगे उस पे हम आते हैं। बात इसकी हम करते हैं कि अफ्रीका अलग से, जो अफ्रीका के देश हैं, भारत और अफ्रीका के बीच संबंध मधुर हों, मित्रवत हों,
और कोई भी विवाद है तो उसका भारत की नीति ही है शांतिपूर्ण तरीके से विवादों का क्या किया जाए, समाधान किया जाए। तो इसके लिए क्या किया जाता है, एक प्रयास और किया जाता, और इसके लिए यहां पर आप देखिएगा यानी क्या प्रयास किया जाता। तो एक चीज यहां पर आप लोग देखिएगा कि इंडिया, यहां पर देखिएगा तो ये पहली बार क्या किया जाता है, तो यानी इंडिया अफ्रीका, एक चीज यहां पर आप देखिएगा इंडिया अफ्रीका यानी इंडिया अफ्रीका फोरम समिट, यहां देखिए ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, इंडिया अफ्रीका यानी इंडिया अफ्रीका फोरम समिट। इंडिया अफ्रीका फोरम समिट का क्या उद्देश्य था कि जो अफ्रीका के 54 देश हैं, ये 54 देश के साथ भारत के संबंध यानी मधुर हों और उनमें डीपनेस आए और अधिक गहराई आए। तो क्योंकि चाइना अपना भारत को पीछा दिखाने के लिए पूरी तरीके से लगा हुआ था, तो हम क्यों ना, जो बचपन के दोस्त हैं और बचपन की दोस्ती काफी ज्यादा गहरी होती है, तो उसी याराना दोस्ती को आगे बढ़ाते हुए हमने कहा कि सभी 54 देशों का हम आपका स्वागत करते हैं और आइए हम सब मिलकर के, हम सब अफ्रीका के 54 देश और भारत मिलकर के अपने संबंधों को ऊंचाई पर ले जाए। और इसके लिए हमने शुरू कर दिया क्या, इंडिया अफ्रीका फोरम समिट। और इंडिया अफ्रीका फोरम समिट अलग है, इसको आप नैम वाले समिट से मत इंटरलिंक कर दीजिएगा, नहीं क्वेश्चन गलत हो जाएगा। और यहां से क्वेश्चन आपका यूपीएससी में पूछा गया 2016-18 या किसी 16 में शायद पूछा गया, तो आप क्वेश्चन या 18 में आप देखिएगा यूपीएससी में सीधे क्वेश्चन यहां से आया है। तो अब तक तीन कितनी समिट हुई, इंडिया अफ्रीका फोरम समिट की 3 बैठक हुई। इसकी शुरुआत 2008 से हुई और पहली बैठक नई दिल्ली में होती है, जिसमें अफ्रीका के मात्र 54 देशों में से अफ्रीका के 14 देश और भारत के द्वारा यह समिट संपन्न की गई और काफी हद तक ये सक्सेसफुल भी रही है। अगर दूसरी बैठक की बात करें तो दूसरी समिट कहां होती, तो ये दूसरी बैठक अदिस अबाबा, इथियोपिया के अदिस अबाबा नामक शहर में इसकी दूसरी बैठक की जाती है, और तीसरी बैठक जो अब तक का लेटेस्ट है, थर्ड इंडिया अफ्रीका फोरम समिट कहां होती, तो ये कब 2015 में ये कहां हुई, तो ये 2015 में कहां हुई, तो ये नई दिल्ली में फिर से होती है। नई दिल्ली से शुरुआत हुई और 3 बैठक अभी इंडिया अफ्रीका फोरम समिट की हो चुकी हैं। तो हमने आपको क्या बताया, 3 बैठक आप बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए। पहली बैठक नई दिल्ली 2008, अगली बैठक अदिस अबाबा इथियोपिया के अफ्रीका के देश में, और तीसरी बैठक कहां 2015 में फिर से किसमें होती है, यानी दिल्ली में होती है। और ये पहली बार होता है कि इसमें मिस्र भी शामिल होता, और यह पहली बार था कि सभी अफ्रीका के 54 देश पार्टिसिपेट किए थे। ऐतिहासिक है। तीसरी बैठक जब 2015 में हुई तो एक ऐतिहासिक परिवर्तन होता है, क्योंकि ऐतिहासिक ये पल होता है क्योंकि अफ्रीका के पूरे जो 54 देश थे इस बैठक में आते हैं, और ये बैठक अच्छे से क्या होती है, संपन्न, जिसमें अब पूरे देश शामिल हो गए। तो मिस्र भी इसमें क्या होता है, मिस्र भी इसमें शामिल होता है। तो इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा G20 मिस्र, ध्यान दीजिएगा, जो मिस्र देश है, मिस्र देश इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत अगले साल 2023 में यानी केवल मिस्र को बुलाए नहीं है, G20 का जो अध्यक्षता करने जा रहा, उसमें हर साल कोई ना कोई गेस्ट भी बुलाया जाता है। तो भारत 2023 में G20 की क्या कर रहा, अध्यक्षता कर रहा है, और इसमें गेस्ट कंट्री आप देखिएगा मिस्र भी शामिल है। मिस्र है, बांग्लादेश है, यूएई है, मॉरिशस है, नीदरलैंड है, नाइजीरिया है और ओमान है। जो इस बार ये गेस्ट कंट्री आप कहेंगे क्या इतने हैं, इससे स्टेटमेंट बनाएगा, बिल्कुल जी हाँ, 4 देश पिछली बार यानी गेस्ट बुलाए गए थे। तो उसका पीसेस का पेपर उठा के देखिए, स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट डाल करके G20 से क्वेश्चन पूछा गया, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आपको भूल जाते हैं। तो इसको हमने इस बार के टोटल कितने 10 देशों को गेस्ट कंट्री के रूप में आमंत्रित किया गया, जिसमें मिस्र भी शामिल है। तो मिस्र का इंपॉर्टेंस आप समझ सकते कितना है।
मिस्र का इंपॉर्टेंस आप इससे अनुमान लगा सकते कि कितना ज्यादा मिस्र का इंपॉर्टेंट इजिप्ट का है। तो इसको भी आप लोग क्या यानी ध्यान रखिएगा कि मिस्र को हम इतना तवज्जो क्यों दे रहे हैं। कई लोग क्वेश्चन करेंगे कि इतना तवज्जो मिस्र को देने की हमें क्या जरूरत है, तो जरूरत, जी हां जरूरत है। अब हम बात करें जो ये नेम बना, तो ये नेम बना तो वर्तमान में इसके कितने सदस्य हैं, यानी नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट जिसे गुट निरपेक्ष आंदोलन के नाम से जाना जाता, तो वर्तमान में ये पूछा जाए तो ये वर्तमान है। आज के समय इसमें 120 देश शामिल हैं, जो जिनमें 53 देश अफ्रीका, सबसे ज्यादा देश कहां से हैं, अफ्रीका से हैं। कितने, 53 देश अफ्रीका से शामिल हैं, और साथ में अगला 39 देश से कहां, एशिया से शामिल है, जो महाद्वीप वाइज जिसमें बांटा गया, तो 53 देश अफ्रीका महाद्वीप से शामिल है, और 39 देश कौन, एशिया से शामिल है। 26 देश इसमें लैटिन अमेरिका और कैरिबियन द्वीप, जो जिसमें अमेरिका भी शामिल होता है, अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको, और साथ में मैक्सिको से आप शुरू करिए और नीचे उतरिए तो उसी को क्या कहा जाता है, लैटिन, क्या कहा जाता है, लैटिन अमेरिका और कैरिबियन द्वीप, जिसमें आप बहुत सारे यानी वेस्ट इंडीज के नाम सुना होगा, बहुत सारे छोटे छोटे टापू द्वीप हैं, वहां पर जो देश स्थित है वो शामिल होते हैं। तो इसमें कौन हो गए, इसी को कैरिबियन द्वीप के नाम से जाना जाता। तो इसमें कौन, लैटिन अमेरिका और कैरिबियन के 26 देश शामिल हैं, और 2 देश यूरोप, क्योंकि वो कौन, विकसित देश हैं, उन्हीं के द्वारा हम सबको गुलाम बनाया गया, तो क्यों शामिल होंगे। तो उनमें भी जो त्रस्त थे इन लोगों से जो गुलाम बनाए थे, इनमें से 2 देश इसमें शामिल हैं, एक है बेलारूस और दूसरा अजरबैजान। बेलारूस और अजरबैजान ये इस नेम में पार्टिसिपेट करते हैं, इसके मेंबर हैं। तो हमने क्या बताया, एक बार इसको फिर से रिपीट करते हैं। 53 देश कहां से हैं, अफ्रीका से हैं, 39 देश एशिया से हैं, 26 देश लैटिन अमेरिका और कैरिबियन टापू से हैं, और 2 देश बेलारूस और अजरबैजान यूरोप से शामिल हैं। आप कहेंगे कि इसकी जो ऑब्जर्वर स्टेट, ऑब्जर्वर का मतलब हुआ कि फुल मेंबर तो नहीं दिया गया, बहुत सारे उनको डिसीजन मेकिंग का पावन नहीं होता, लेकिन सहयोग उनके द्वारा प्रदान किया जाता, तो उन्हीं को ऑब्जर्वर या पर्यवेक्षक के नाम से जाना जाता। तो ऑब्जर्वर के रूप में 17 देश, और इसमें 10 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, अंतरराष्ट्रीय संगठन भी इसके ऑब्जर्वर के रूप में शामिल होते हैं। तो कितने, 17 देश और 10 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को भी इसमें क्या किया गया है, शामिल किया गया है। अब हम बात करते हैं इसके आगे की, ध्यान दीजिएगा, आगे बात करते हैं इसकी जो पहली मीटिंग हुई थी वो कब, तो 1961 में हुई थी, और वहीं पर नेम की नींव डाली जाती। इसी बेलग्रेड, जो बेलग्रेड समिट आपने देखा, बेलग्रेड समिट हुई थी 1961 में। कब हुई थी, 1961 में। इसी में पहली बार क्या किया गया था, नेम की नींव डाली गई थी। तो नेम की नींव यानी इसके संस्थापक देश कौन कौन थे, तो आपके सामने ये 4 देश, यूगोस्लाविया, मिस्र, भारत, घाना, ये 4 और इंडोनेशिया, टोटल कितने, 5 देश आपके सामने लिखे हैं। यही नेम के संस्थापक सदस्य, फाउंडिंग मेंबर हैं। तो यूगोस्लाविया के जोसेफ ब्रोज टिटो, यूगोस्लाविया के जोसेफ ब्रोज टिटो, और आगे मिस्र के यानी गमाल, मिस्र के गमाल, ये आपके सामने नाम लिखा, गमाल अब्दुल नासिर, गमाल अब्दुल नासिर, और भारत के जवाहरलाल नेहरू, और घाना के कौन, तो घाना के क्वामे नक्रूमा, और इंडोनेशिया के सुकर्णो, ये मिलकर के नेम की नींव डाले थे। तो संस्थापक सदस्यों में देखा जाए तो 5 देश ध्यान रखिएगा, यूगोस्लाविया, इंडिया, इंडोनेशिया, मिस्र, और एक देश कौन आपका बचा है, यानी कौन बचा है, घाना। ये आपके क्या हैं, इसके संस्थापक सदस्य रहते हैं। जब यानी इसमें इसकी स्थापना की गई तो आप देखोगे कि 1945 से लेकर 1990 तक का जो ये काल है, इसी को किस नाम से जाना जाता, इसी को शीतकाल के नाम से जाना जाता। इसमें पूरा विश्व 2 गुटों में बटा हुआ था। एक का नेतृत्व कौन कर रहा था, सोवियत संघ, जो किस विचारधारा को आगे, साम्यवादी विचारधारा को आगे बढ़ाना चाहता था, समाजवादी विचारधारा को आगे ले जाना चाहता था। और दूसरा गुट कौन था, अमेरिका। और अमेरिका कौन सी विचारधारा, पूंजीवादी विचारधारा को आगे ले जाना चाहता था। और इसी
के आधार पर, विचारधारा के आधार पर एक युद्ध हुआ जिसे शीतकाल के नाम से जाना जाता। यानी कोई दो देश आमने सामने युद्ध की स्थिति में नहीं आए, लेकिन ऐसा माहौल बना दिया गया कि अब युद्ध होने वाला, अब युद्ध होने वाला, अब युद्ध होने वाला, ये स्थितियां थी। तो बात समझ में आ चुकी। तो इस शीतकाल के युग में क्या भूमिका इसकी रही है, यानी किसकी, नैम की। तो ध्यान दीजिए, अफ्रीका का नाम सुना होगा, दक्षिण अफ्रीका, वहां पर रंग भेद की नीति, काले गोरे के आधार पर, यानी अंग्रेजों के द्वारा जो रंग भेद की नीति लाई गई, जिसे अपार्थाइड के नाम से जाना जाता, इसका डटकर मुकाबला किया गया, विरोध किया गया। तो ये इसमें काफी हद तक क्या मिली, सक्सेस मिली। आगे ध्यान दीजिएगा, यानी किसकी, हथियारों को इकट्ठा करने की होड़ लगी हुई थी। तो निशस्त्रीकरण, हथियार को समाप्त करने के लिए भी हथियार को समाप्त करने के लिए भी किसके द्वारा प्रयास किया गया, इसके द्वारा, नैम के द्वारा प्रयास किया गया। इसके अलावा जो पश्चिमी विश्व को प्रतिनिधित्व प्रदान करते हैं, जिसे संयुक्त राष्ट्र संघ के नाम से जाना जाता, यहाँ भारत जैसे 9 स्वतंत्र देशों का कोई ज्यादा वजूद नहीं था। तो इसमें प्रयास ये किया, अभी भी किया जा रहा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार करने की बात की गई इसी के द्वारा। और नैम के द्वारा क्या प्रयास किया गया, तो इसमें ध्यान दीजिएगा, जो रीजनल टेंशन, तनाव होते हैं, उसको रिजॉल्व करने के लिए जो प्रयास अन्य संस्थाएं फेल हो रही थी, तो उसमें इसके द्वारा क्या किया गया, इसके द्वारा उसमें भी क्या किया गया, प्रयास किया जाता है, इसके द्वारा प्रयास किया जाता। तो ये इसके द्वारा, यानी कि कब, तो ये शीतकाल के दौरान प्रयास किए गए। अब बात आती है कि वर्तमान में इसकी नैम की क्या प्रासंगिकता है। ये मेंस वाला टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आज हमने लगे हाथ इसको पूरी तरीके से निपटा ही देंगे और उसके बाद आगे अन्य मुद्दों पर चर्चा करेंगे। तो इसमें वर्ल्ड पीस, विश्व में शांति बनी रहे, तो इसका वर्तमान में आप देखते हो आतंकवाद, चरमपंथ, अतिवाद, इतनी जैसी कट्टरपंथ, भारत में नक्सलवाद, कितनी समस्याएं हैं। इन समस्याओं से निजात पाने के लिए सौहार्दपूर्ण, यानी क्या, संबंध स्थापित हों देश के बीच। तो इसका एक ही लक्ष्य है, वर्ल्ड, विश्व में शांति बनी रहे। तो आज भी ये भूमिका नैम के द्वारा वर्ल्ड पीस, विश्व शांति के लिए क्या किया जा रहा, यानी निभाई जा रही। आज भी आप देखते हो, छोटा कोई कमजोर देश है, दूसरा वाला हमला बोल देता और एक दूसरे के भूभाग को हड़पने की कोशिश की जाती, जैसे रशिया ने यूक्रेन के साथ किया, क्रीमिया के साथ किया, और आप देखते हो वियतनाम के साथ चाइना हमेशा दिखाता रहता है। तो इसका नैम का प्रयास होता, जो क्षेत्रीय, रीजनल सॉवरेंटी है, संप्रभुता है और इंटीग्रिटी है, इसका भी ख्याल रखा जाए। और यह प्रयास किसके, नैम के द्वारा वर्तमान में भी किया जा रहा। और अगला प्रयास क्या, थर्ड वर्ल्ड नेशन, जिसे तृतीय विश्व के देश के नाम से जाना जाता, जो कभी गुलाम थे, स्वतंत्र हुए। तो जैसे नैम उसमें, तो जो तीसरी दुनिया के देश हैं, इनकी एक कलेक्टिव वॉइस, सामूहिक आवाज भारत सभी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर, भारत सहित जो नैम के देश हैं उनके द्वारा रखा जाता है। सपोर्ट ऑफ यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ का जहां अच्छा कर रहा होता, उसका समर्थन भी नैम के द्वारा किया जाता। और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, चूंकि ये क्या है, गैर लोकतांत्रिक है, तो इसमें सुधार के लिए भी भारत सहित ये नैम के द्वारा किया जा रहा। इसके बाद इक्विटेबल वर्ल्ड ऑर्डर, समता मूलक विश्व व्यवस्था होनी चाहिए। समता मूलक का मतलब हुआ, कोई देश आकार में कितना बड़ा हो या कितना छोटा हो, इसके आधार पे नहीं, बल्कि समता मूलक विश्व व्यवस्था, यानी विश्व के मंच पे जाएं तो सभी देशों का एक मत मूल्य व उनके साथ एक जैसा बर्ताव, समान बर्ताव सभी देशों के साथ किया जाना चाहिए। तो ये इक्विटेबल वर्ल्ड ऑर्डर। इसके अलावा इंटरेस्ट ऑफ डेवलपिंग कंट्री, जो अब विकास अपना कर रहे हैं, जिसे क्या कहा जाता, विकासशील देश कहा जाता है, इनके हितों को साधने का प्रयास भी इस नैम के द्वारा किया जाता। इसके अलावा ये आप कैसे भूल सकते हो, जितने आप अफ्रीका से लेकर के यूरोप तक के, अजरबैजान, और साथ में कौन सा देश आपने देखा था, 2 देश आपके शामिल हैं, तो अजरबैजान, घाना, ये सब देश आप देखे, वो अफ्रीका, यूरोप, और साथ में आपका कौन, एशिया। इनकी क्या डाइवर्सिटी, इनकी क्या संस्कृति एक जैसी है, नहीं, इनमें क्या है, सांस्कृतिक विविधता है। तो ये किसकी बात करता है, कल्चरल डाइवर्सिटी, यानी सांस्कृतिक। अफ्रीका और एशिया के देशों या यूरोप के जो देश इसमें शामिल हैं, इनमें क्या सांस्कृतिक विविधता, भाषा, जाति, धर्म, पंथ, इन सब को लेकर के बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। तो ये किसकी बात करता है, ये कल्चरल
कल्चरल डाइवर्सिटी और ह्यूमन राइट्स, मानवाधिकार आज कितना मुद्दा है। आप देखते हो पूरे विश्व में कि मानवाधिकार का उल्लंघन किया जाता। अब रशिया यूक्रेन का वार हो रहा, वहां देख लीजिए। और इस बार का जो शांति का यानी नोबेल पुरस्कार दिया गया वो किसकी, दो संस्थाएं, मेमोरियल सेंटर फॉर सिविल लिबर्टी, इन दो को, और साथ में बिया यानी ब्यास, एक नाम आपका बिया सियात्स्की, आप देखिएगा क्या नाम, तो तीन को नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो कल्चरल डाइवर्सिटी और ह्यूमन राइट्स को भी इसमें ध्यान दिया जाता। और आज आप देखते हो पर्यावरण को बचाना है तो आपको समावेशी विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे जाना ही होगा। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को भी ये आगे वर्तमान समय में ले जाने में काफी भूमिका निभा रहा और इकोनॉमिक ग्रोथ, आर्थिक समृद्धि की दिशा में भी ये काम कर रहा है। आगे हम करते हैं। तो पहला टॉपिक है, हमने क्या कंप्लीट किया, तो एक टॉपिक हमने पूरी तरीके से कंप्लीट कर दिया। अब कोई भी क्वेश्चन इससे आता है, नैम गुड यानी गुड निरपेक्ष आंदोलन या आपका कोई अन्य इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन से आप देखोगे इसमें हमने 20 क्वेश्चन आपके एक ही क्लास में हमने क्या कर दिया, एक ही टॉपिक के अंतर्गत कवर कर दिया, जो आपके हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। अगला हम टॉपिक की बात कर ले लेते हैं। तो अगली न्यूज ये क्या चर्चा में थी, हर घर गंगा जल स्कीम। जैसे हर घर यानी जल, हर घर जल, जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर जल पहुंचाने का लक्ष्य 2024 तक केंद्र सरकार, भारत सरकार ने रखा है। इसी प्रकार गंगा नदी का जो पवित्र जल है इसको हर घर तक पहुंचाने के लिए हर घर गंगा जल स्कीम शुरू की गई। ये सेंट्रल केंद्र की स्कीम नहीं है, बल्कि कहां, बिहार के कौन है, सीएम नीतीश कुमार जी के द्वारा इस स्कीम को लॉन्च किया गया। और ये नालंदा जिला के राजगीर नामक स्थान से इसे लॉन्च किया गया। आपका उद्देश्य बताई दिए, प्रत्येक घर में पाइप के माध्यम से गंगा जल को पहुंचाना, जिससे जो पेयजल की समस्या है इससे निजात पाया जा सके, मुक्ति पाई जा सके। इसके लिए इसको क्या किया गया, यानी लॉन्च किया गया है। अब आइए अगला जो न्यूज चर्चा में बना हुआ है वो कौन, इस समय इस पे काफी बहस हो रही है, होमोसेक्सुअलिटी, समलैंगिकता। इसे हिंदी में क्या बोलते, समलैंगिकता बोलते हैं। ये अभी चर्चा में क्यों आया, क्योंकि PIL यानी इसमें दो क्या याचिका करता हैं जिनमें दो व्यक्ति शामिल हैं और सेम लिंग के हैं और वो आपस में क्या विवाह करना चाहते कपल, तो इसीलिए उनके द्वारा याचिका जिस पे अब सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। तो इसके संबंध में ऐतिहासिक रूप से हम देखें तो क्या क्या अभी तक का डेवलपमेंट हुआ है। तो एक नॉर्मल स्थिति में जो सेम यानी सेक्स के लोग जो होते हैं वो आपस में शादी यानी नहीं करते, लेकिन अब नया आप देखोगे पूरे विश्व समुदाय में। तो आज हम इसमें चर्चा भी करेंगे कि क्या विश्व में ऐसे देश हैं जो कानूनन सेम सेक्स मैरिज को अलाउ किए हैं, क्या भारत में क्या व्यवस्था अभी तक है और इससे रिलेटेड क्या अभी तक सुप्रीम कोर्ट न्यायपालिका का क्या यानी दृष्टिकोण रहा है, इसकी भी हम चर्चा करेंगे। तो जो सेम सेक्स का मतलब हुआ कि जो जैसे मेल फीमेल आपस में जब क्या करते, संबंध स्थापित करते हैं, तो इसे क्या कहा जाता, इसे सेम सेक्स के नाम से जाना जाता है। तो इसको 2001 में सबसे पहले देश कौन था जिसको कानूनन इसको सेम सेक्स मैरिज को क्या किया था, अनुमति दिया था। तो इस देश का नाम याद रखिएगा, नीदरलैंड, टू लीगलाइज सेम सेक्स मैरिज, यानी सेम सेक्स मैरिज को क्या किया था, लीगलाइज किया था। और पूरे विश्व में पूछा जाए तो 32 देश हैं जिन्होंने सेम सेक्स मैरिज को क्या किया, लीगल, वैधानिक घोषित कर रखा है। अब हम बात करते हैं किसकी, भारत में स्थिति क्या है। तो भारत में इसको क्या अपराध घोषित किया, यानी अपराध माना गया है। और इसमें अगर इसमें कोई अपराधी पाया जाता तो वो क्या, यानी जेल के सराखों में भी पहुंचा दिया जा सकता है। इसके संबंध में सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन है जिसे नवतेज सिंह जोहर के नाम से जाना जाता। तो नवतेज सिंह जोहर ये कब का, 2018 का डिसीजन है। इसमें समलैंगिकता जिसे होमोसेक्सुअलिटी के नाम से जाना जाता को क्या किया गया, 2018 के नवतेज सिंह केस में सुप्रीम कोर्ट ने इसे गैर अपराध डिक्रिमिनलाइज यानी घोषित किए जाने की क्या कहा था, निर्णय सुनाया था। इसके अलावा पुट्टा स्वामी केस जो 2017 का है जिसमें राइट टू प्राइवेसी, निजता के अधिकार को क्या माना गया, फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार के
मौलिक अधिकार घोषित करते हुए इसे अनुच्छेद 21 का भिन्न अंग माना गया। तो ये प्रश्न, ये दोनों आर्टिकल को मिला करके जो याचिकाकर्ता हैं उनका नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन ये जो डेवलपमेंट हुआ ये इंपॉर्टेंट है। उनके द्वारा मांग की जा रही है कि क्यों ना, जब ये दो आपके डिसीजन सुप्रीम कोर्ट के आ चुके हैं जिसमें निष्ठा का अधिकार और जो नवतेज सिंह जौहर का केस है उसमें गैर अपराध घोषित करने की बात की गई है, तो क्यों ना हमें अलाउ किया जाए, यानी सेम सेक्स मैरिज को अलाउ किया जाए। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा कि ये भारत में अभी ये क्या है, भारत में अभी सेम सेक्स मैरिज को अलाउ नहीं किया गया है। अब अगला इसमें टॉपिक फिर से ये चर्चा में बना हुआ, इसमें भी हम बात करने वाले हैं। ये किसकी बात यहां कर रहा, 2 डे वर्कशॉप ऑर्गेनाइज्ड बाय नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब, जिसे शॉर्टकट में NCST के नाम से जाना जाता। इसके द्वारा 2 दिन का एक क्या किया गया, वर्कशॉप आयोजन किया गया, और वर्कशॉप का नाम क्या दिया गया, जनजाति अनुसंधान अस्मिता अस्तित्व एवं विकास। ये पूछा जाएगा, जनजाति अनुसंधान अस्मिता अस्तित्व एवं विकास ये कब हुआ, ये 27 नवंबर 2022 को कहां, नई दिल्ली के विज्ञान भवन में इसका आयोजन किया गया। अब आप कहेंगे सर ये बताइए इसका आयोजन किया गया तो इसमें चर्चा पर चर्चा का क्या यानी प्रश्न उठाया गया। ध्यान दीजिएगा, अगर देखा जाए ऐतिहासिक रूप से तो आपकी 2 समुदाय हैं, एक को SC जिससे शेड्यूल कास्ट अनुसूचित जात और दूसरा ST जिससे शेड्यूल ट्राइब्स अनुसूचित जनजाति के नाम से जाना जाता। ये बहुत ज़्यादा क्या है, शोषित यानी समुदाय माना जाता। इसीलिए इनके यानी उत्थान के लिए भारत सरकार के साथ साथ जो NGO या वर्तमान समय में आप देखते हो कई अन्य गैर यानी लाभकारी संस्थाएं इनके उत्थान के लिए काम कर रही और इसमें भारत सरकार भी पीछे नहीं है। इसके लिए संवैधानिक प्रावधान भी इनके उत्थान के लिए बहुत सारे किए गए। तो अभी जो चर्चा पर चर्चा ये कार्यशाला का आयोजन किया गया, इसमें क्या प्रमुख बिंदु रहे हैं, तो इसमें बताया गया चूंकि इनकी निर्भरता ये आज भी अपना जीवन प्राकृतिक के साथ व्यतीत करते हैं, तो प्राकृतिक के साथ इनका जुड़ाव बहुत ज्यादा होता है। तो इसी पे चर्चा हुई। तो इसमें कहा गया कि जो प्राकृतिक संसाधन है उनका क्यों भारी गिरावट, डिग्रेडेशन क्यों हो रहा है, तो हैवी डिग्रेडेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक संसाधनों में भारी गिरावट क्यों हो रही है। अगर प्राकृतिक संसाधन में गिरावट होगी तो उस पर निर्भरता किनकी है, अनुसूचित जनजात की है। तो अनुसूचित जनजात का जो विकास होना चाहिए वो भी नहीं हो पाएगा। तो ये प्राकृतिक संसाधनों में गिरावट क्यों होती, इस पे विचार किया जाए। अगला मल न्यूट्रिशन, इसमें आप कुपोषण चूंकि ये आज भी आदिम जीवन व्यतीत करने में विश्वास करते, तो इनके द्वारा जो भारत सरकार के द्वारा कुपोषण से निपटने के लिए जो राष्ट्रीय पोषण अभियान या जो अन्य प्रयास किए जा रहे हैं इन तक पहुंच ही नहीं पाते या पहुंचते भी हैं, तो उससे क्या ये अपने आप को अलग मानते हैं। तो इसलिए मल न्यूट्रिशन कुपोषण की समस्या इनकी है, तो उससे कैसे निजात पाया जाए। इसके अलावा माइग्रेशन, डिस्ट्रेस माइग्रेशन, जो डिस्ट्रेस का मतलब हुआ डिस्ट्रेस यानी जो डिस्ट्रेस परेशानी, किसी को इतना परेशान कर दो कि वो क्षेत्र ही छोड़ छाड़ के चला जाए, तो जो डिस्ट्रेस माइग्रेशन प्रवासन होता है तो उसको इसमें एड्रेस करने की कोशिश की गई। और जो BPL के अंतर्गत जो पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है उस पर विचार किया गया और लैक ऑफ पीपुल्स पार्टिसिपेशन ऑन इन द डेवलपमेंट प्रोसेस, यानी विकास की प्रक्रिया में लोगों की सहभागिता क्यों नहीं हो रही, लोग क्यों इसमें ST के लोग क्यों नहीं पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उनकी जो भारत सरकार विकासात्मक यानी प्रक्रिया के अंतर्गत कई प्रकार के प्रोग्राम, कई प्रकार की स्कीम, कई प्रकार के अभियान चला रही, तो आखिरकार जो अनुसूचित जनजाति के लोग हैं उनकी सहभागिता क्यों नहीं हो पाती, उस पर भी इसमें क्या किया गया, विचार किया गया। इसके अलावा डिस्ट्रक्शन ऑफ ट्रेडिशनल डेवलपमेंट सिस्टम, यानी जो परंपरागत रूप से विकास प्रक्रिया जो होती थी उसका विनाश क्यों हो गया।
इस पे भी विचार किया गया। बहुत सारे आप देखते हो कि वो ट्रेडिशनली यानी परंपरागत रूप से आप अपने गांवों से जो संबंधित होंगे, कैसे जल का संरक्षण किया जाए, या अन्य बहुत सारी कल्चरल, सांस्कृतिक व आर्थिक या अन्य प्रकार की कई गतिविधियां चल रही थी, उनका पतन हो रहा, तो उसको संरक्षित किया जाना चाहिए। इसके अलावा लोग सोशल डिस्ट्रेस, परेशान क्यों, सामाजिक परेशानी लोगों की क्या है, तो इस पे भी यानी विचार किए जाने की बात इसमें की गई। अब हम बात करते हैं कि यहां दो तीन चीजें यहां बात कर लेते। एक तो आपका इनके उत्थान के लिए एक आयोग बना है, अनुसूचित जनजाति के लोगों के उत्थान के लिए, उनके कल्याण के लिए नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, जिसे हिंदी में क्या कहा जाता, यानी अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग। और इसका गठन कब किया जाता, तो 19 फरवरी 2004 में किया गया। कब किया गया, 2004 में किया गया। फुल फॉर्म बताई दिए, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स इसकी फुल फॉर्म है। चूंकि ध्यान दीजिएगा कि इसका उल्लेख आर्टिकल किसमें है, 338A में है। जब किसी आर्टिकल में किसी भी चीज का उल्लेख कर दिया जाता है तो वह एक प्रकार का संवैधानिक आयोग बन जाता। तो यह भी 338A में इसका उल्लेख है, तो यह एक प्रकार का कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक आयोग कौन है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स। अब ये ध्यान दीजिएगा, यहां पर एक 65वां संविधान संशोधन हुआ था 1989 में। और पहले क्या था, यानी SC ST कमीशन, SC ST कमीशन जो बनाया गया था, ये दोनों एक में था। आगे चल करके इसी SC और ST, चूंकि दोनों की स्थिति ऐतिहासिक रूप से इनके साथ जो हुआ शोषण या अन्य प्रकार का जो भेदभाव, ये अलग अलग था, तो स्थिति और भेदभाव, शोषण भी अलग था। तो इसीलिए फिर आगे चलकर 89वां संविधान संशोधन 2003 में किया गया और अलग कर दिए गए दोनों आयोग। SC के लिए जो आयोग बना, इसको आर्टिकल 338 में शामिल किया गया, जिसे नेशनल कमीशन फॉर SC के नाम से जाना जाता। जो SC के लिए, ST के लिए कमीशन बना, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स के नाम से जाना जाता, जिसे 338A में शामिल किया गया। और इसी में आप देखोगे OBC जो 102वां संविधान संशोधन से, 102वां संविधान संशोधन से जो OBC आयोग है, इसको भी 338 कैपिटल B में शामिल किया गया। तो वर्तमान में चाहे SC आयोग हो, चाहे ST या OBC आयोग, तीनों कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, संवैधानिक निकाय बन चुके हैं। आप कहेंगे सर इतनी कहानी सुनाए, आप पहले बताइए कि जो अनुसूचित जनजाति है ये है कौन, किसको माना जाए, कौन सी जनजाति को अनुसूचित जनजाति माना जाए। तो ध्यान दीजिएगा, अनुसूचित जनजाति को कहीं पर भी पूरे संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है। आप कहेंगे यार ये कैसे संभव है कि अनुसूचित जनजाति के लिए इतना ज्यादा सारा प्रोविजन किया गया, लेकिन संविधान में कहीं पर भी डेफिनेशन नहीं दी गई है। ध्यान दीजिए, अनुसूचित जनजाति कौन होगी, इसको पूरे संविधान में, और जब ये स्टेटमेंट आपके UPSC या स्टेट पीसीएस में देखने को मिलेगा, तब आपके आंखें खुलेंगी कि आपको लगेगा संविधान में इतना सारा प्रोविजन है। लगाओ, लिखेगा स्टेटमेंट कि संविधान में अनुसूचित जनजाति को परिभाषित किया है, आपको लगेगा इतना आर्टिकल, लगाओ स्टेटमेंट सही, लेकिन जब आंसर की आएगी पहला स्टेटमेंट गलत, क्योंकि आपने उतनी बारीकी से चीजों को समझा ही नहीं था। तो मित्रों ध्यान रखिएगा, संविधान में कहीं पर भी अनुसूचित जनजाति को परिभाषित नहीं किया गया। आप कहेंगे यानी और क्या, तो ध्यान दीजिएगा, जो एक आर्टिकल है 366, ये आपके काम का है, क्योंकि आप जैसे GST या अन्य कौन सा इनडायरेक्ट टैक्स होगा, डायरेक्ट टैक्स होगा, जो टर्मोलॉजी है उसकी परिभाषा के लिए एक अनुच्छेद आपका शामिल किया गया। कौन सा अनुच्छेद है, यह है 366। कौन सा है, 366 में शामिल किया गया। और इसी 366 के अंतर्गत यानी अगला उप क्लाज है 25, तो ये 366 उप क्लाज 25 में जो ST है, इसमें प्रोसेस टू डिफाइन ST, यानी ST को परिभाषित करने का प्रोसेस डिफाइन किया गया, तरीका क्या होगा, ना कि ST, दोनों में अंतर है। ST को परिभाषित नहीं किया गया, ST को परिभाषित करने का प्रोसेस, अगर प्रोसेस स्टेटमेंट लिखे तो ये संविधान में प्रोसेस क्या किया गया, बताया गया है कि ST किसको माना जाए, किसको माना जाए। अब यहां हम बात कर लेते हैं
अगला, एसटी को परिभाषित करने के लिए कई क्या किए गए हैं, समय समय पर यानी कमेटी व आयोग का गठन किया गया। क्योंकि कहीं परिभाषा संविधान में थी नहीं तो एसटी किसको माना जाए, तो जाहिर सी बात कमेटी कमीशन बनेगा। तो एसटी को परिभाषित करने के लिए सबसे पहले कमेटी जो बनी, इसी को किस नाम से जाना जाता, लोकुर कमेटी, जो 1965 में बनती है। कब बनती है, तो 1965 में लोकुर कमेटी का गठन किया जाता। इसमें क्राइटेरिया फॉर डिफाइनिंग एसटी यानी अनुसूचित जनजाति को परिभाषित करने का मानदंड क्या होना चाहिए, ये इसमें बताया गया। तो इसमें 5 क्राइटेरिया बताए गए। याद रखिए, संविधान में नहीं, लोकुर कमेटी ने 5 क्राइटेरिया मानदंड बताए, जिसके आधार पर किसको, तो हमने कहा कि अनुसूचित जनजाति एसटी को परिभाषित किया जा सकता। पहला, प्रीमिटिव ट्रेड्स, जिसे आदिम, अगर लक्षण कोई आदिमानव वाले लक्षण धारण करता है तो ये है प्रीमिटिव ट्रेड्स होने चाहिए। इनकी कल्चर विशिष्ट होनी चाहिए। हम जो कॉमन मैन है, आम लोग, हम आम जन की भांति इनकी कल्चर नहीं, लेकिन इनकी कल्चर कैसे होनी चाहिए, विशिष्ट संस्कृति इनकी होनी चाहिए। तो प्रिमिटिव ट्रेड्स इनमें होने चाहिए, डिस्टिंक्ट कल्चर, विशिष्ट कल्चर होनी चाहिए, जियोग्राफिकल इंसुलेशन होना चाहिए। आज भी जंगल में यानी कि झोपड़ी बना के या अन्य परंपरागत तरीके से अपना घर बना करके अगर ये निवास करते हैं तो वो होना चाहिए। यानी हमसे अलगाव, भौगोलिक रूप से जो मुख्य बस्तियां शहर होते हैं या गांव, उससे इनका अलगाव होना चाहिए, भौगोलिक आइसोलेशन होना चाहिए, अलगाव होना चाहिए। तो ये कितने हो गए, यानी 3 प्रीमिटिव ट्रेड्स, दूसरा डिस्टिंक्ट कल्चर और तीसरा ज्योग्राफिकल इंसुलेशन। और अगला बैकवर्डनेस, यानी इनका क्या होना चाहिए, पिछड़ापन। आज भी ये क्या है, इनका गरीबी या शिक्षा बेरोजगारी, ये सब चरम पे इन पे पाई जाती है। तो ये भी अगर है तो ये भी मानदंड होगा। इसमें बैकवर्डनेस और शर्मीलापन, साइनेस, शर्मीलापन का मतलब कहते हैं ना, कई लोग शर्मीले होते। अगर कोई भी आप देखोगे कई लोग इकट्ठा हो गए और उनसे क्या उनको घबराहट होती, तो मेन मुख्य जो समाज होता है उससे कटते रहते हैं, उससे मिलने की कोशिश ही नहीं करते। तो साइनेस ऑफ कांटेक्ट विद द कम्युनिटी एट लार्ज, बृहद स्तर पर समुदाय से मिलने से बचने की कोशिश करते। इसमें आम जनता, आम जन, आम में भी, आप लोगों में से भी कई ऐसे लोग होंगे जिनमें ये विशिष्टता साइनेस शर्मीलेपन की पाई जाती होगी। तो इसमें हमने 5 बताया। कौन सा, लोकुर कमेटी 1965 में जो बनी, 5 क्राइटेरिया बताई। कौन, तो एक डिस्टिंक्ट कल्चर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, डिस्टिंक्ट कल्चर होना चाहिए, प्रिमिटिव ट्रेड्स होने चाहिए, प्रिमिटिव ट्रेड्स होने चाहिए, डिस्टिंक्ट कल्चर होना चाहिए, जियोग्राफिकल इंसुलेशन होना चाहिए और साइनेस होना चाहिए, बैकवर्डनेस होना चाहिए। अगर ये 5 विशिष्टता है तो किसी भी जनजाति को क्या घोषित किया जा सकता, यानी कौन सी जनजाति, तो हमने कहा इसको एसटी यानी अनुसूचित जनजाति से घोषित किया जा सकता है। अगला है भूरिया, भूरिया कमीशन। कौन सा, ये भूरियो नहीं, भूरिया। अगला भूरिया आयोग, ये आयोग है। भूरिया आयोग कब बना, तो 2002, 2004, 2002 में बना, 4 में अपने रिपोर्ट सौंपी थी। और इसका फोकस किस पे था, यानी इसका फोकस था, फोकस ऑन वाइड रेंज ऑफ इश्यूज फ्रॉम द 5th शेड्यूल टू ट्राइबल लैंड एंड फॉरेस्ट, जो 5वीं अनुसूची, और 5वीं अनुसूची में आप देखते हो कौन कौन, तो 6ठी अनुसूची वाले निकाल दो, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इन 4 राज्यों को निकालने के बाद अन्य जो अधिसूचित क्षेत्र बचते हैं उनमें जो अनुसूचित जनजातियां पाई जाती हैं तो उनके बृहद इश्यू यानी व्यापक स्तर पर मुद्दे क्या हैं उस पर विचार करने की बात की गई। और इसमें विचार कौन, जैसे भूमि हो गया, यानी जनजातियों की भूमि, जंगल हो गए, उनका हेल्थ, उनकी एजुकेशन और उनका जो काम करने का तरीका है, वर्किंग ऑफ उनकी पंचायत कैसे काम करती, एंड स्टेटस आप ट्राइबल वुमेन और जनजाति लोगों की, महिलाओं की स्थिति क्या है, इन सब पे विचार इसमें किया गया। क्योंकि परिभाषा के लिए मानदंड क्या होने चाहिए वो पहले से यानी बताए जा चुके थे। तो जो ये भूरिया कमीशन 2002 और 2004 में इसने अपनी फाइनल रिपोर्ट सौंपी थी, इन्होंने क्या, इन्होंने भूमि यानी जनजाति लोगों की भूमि, जल, जंगल, जमीन, 3 कहते हैं ना, जल, जंगल, जमीन से इनका अच्छे से कनेक्शन होता। तो ये शिक्षा, स्वास्थ्य, इनकी आवासन की
समस्या और साथ में इनकी महिलाओं की स्थिति क्या है, इन सब पे बृहद स्तर पर विचार किया जाए और इनको मुख्य धारा में लाने के लिए भी आगे कौन से प्लान किए जाने चाहिए उस पे विचार करने के लिए भूरिया आयोग 2002 से 4 के बीच बनता है। इसके बाद एक उच्च स्तरीय कमेटी, हाई लेवल कमेटी का भी गठन किया जाता और 2013 में होती है, जिसके अध्यक्ष कौन, प्रोफेसर, ये आप अपने आप रीड कर लीजिएगा, इसको यक्स ए यानी इसको जाक्सा या सासा या जो भी आपको प्रोनाउंसिएशन काक्सा करना है वो आप कर लीजिए। तो यक्स आपके सामने हमने नाम लिख दिया। इनके द्वारा क्या एक उच्च स्तरीय 2013 में कमेटी भी गठित की जाती है। जब ये कमेटी गठित होती तो ये अन्य मुद्दे हैं उस पर विचार करेगी। अब अन्य मुद्दे मतलब एक उनका देखो सीरियल वाइज जो 1965 की लोकुर कमेटी, फिर 2002 से 2004 भूरिया कमीशन, तो जो जो मुद्दे इनके सॉल्व होते जाते थे और नए नए मुद्दे उभर के आते थे उसी पर विचार किया जाता था। तो ये जो ये आपका सासा जो एक कमेटी बनी वो हाई लेवल कमेटी बनी 2013 में, तो इनका लाइवलीहुड यानी इनकी आजीविका, चूंकि बहुत ज्यादा ये परंपरागत तरीके से आज भी जीवन जीते हैं, तो इनकी आजीविका के लिए संकट, रोजगार के लिए संकट, तो आजीविका और एम्प्लॉयमेंट, इसका एजुकेशन इनकी भी आज भी बेहतर नहीं हो पाई, हेल्थ इनकी समस्या होती और इनमें क्या होता, इनको जबरदस्ती जिस क्षेत्र में रह रहे हैं वहां से इनका क्या कर दिया जाता, माइग्रेशन कर दिया जाता है। और साथ में इसको बोलते इनवॉलंटरी, एक वो अपने मन से माइग्रेट कर गए, एक जोर जबरदस्ती से जब माइग्रेशन और विस्थापन किया जाता तो इसी को इनवॉलंटरी डिस्प्लेसमेंट एंड माइग्रेशन, इस पे विचार किया गया। अगला लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स यानी वैधानिक और संवैधानिक मुद्दों पर भी चर्चा की बात की गई। तो ये सब ये 5 मानदंड इसमें यानी ये भी बताए कि इस पे क्या होना चाहिए, विचार किया जाना चाहिए। अब इसमें एक चीज और हम पीछे हम समझ लेते हैं, जितनी बातें हो गई तो अब आपके मन में भी ये प्रश्न होगा कि ये जनजाति सबसे ज्यादा इनकी संख्या कहां पाई जाती है। तो सर्वाधिक संख्या भारत में लार्जेस्ट नंबर में पूछा जाए ट्राइबल कम्युनिटीज यानी जो जनजाति समुदाय है, इनकी सर्वाधिक संख्या ये 62 प्रकार की जनजातियां आपके किस राज्य में, उड़ीसा। आप कहेंगे सब ध्यान रखना, बिल्कुल ध्यान रखना है, क्योंकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखिए, तब इस क्लास का डिस्कशन का इंपॉर्टेंस आपको और समझ में आएगा। तो उड़ीसा राज्य में सर्वाधिक क्या पाई जाती, जनजातियों की संख्या पाई जाती। संख्या बोल रहे हैं, संख्या मतलब वह कई टाइप्स की जनजाति पाई जाती। और कहां पर कोई जनजाति नहीं पाई जाती, तो हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली और पांडिचेरी में कोई भी जनजाति नहीं पाई जाती है। इनकी कोई भी किसी भी प्रकार की जनजाति, पंजाब कौन कौन राज्य बता दिए, तो आपका पंजाब बता दिए, और कौन बता दिए, पंजाब के साथ हमने क्या बताया आपको, तो ये पंजाब में नहीं पाई जाती। और कहाँ नहीं पाई जाती, तो हमने कहा हरियाणा, और उसके बाद चंडीगढ़, दिल्ली और पांडिचेरी में कोई जनजाति नहीं पाई जाती है। अब ये बात आई इतनी, तो इसकी संरचना भी हम समझ लेते हैं। जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स है, इसमें कितने सदस्य होते हैं, तो इसमें 1+1+3 ये चलता है। एक इसमें अध्यक्ष होता जो कैबिनेट रैंक का होता, एक उपाध्यक्ष होता जो किस रैंक का होता, जो उपाध्यक्ष होता है जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट होते हैं उनकी रैंक का, और 3 जो सदस्य होते ये सेक्रेटरी की भांति होते। तो यहाँ लिखा भी एक अध्यक्ष होता, एक उपाध्यक्ष होता, 3 अदर सदस्य होते हैं, जिनकी नियुक्ति कौन करता, महामहिम भारत के राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती। और ये कितने साल के लिए, ये 3 साल के लिए पद पे नियुक्त किए जाते हैं। और ध्यान रखिए यानी 2 बार, मान लो 3 साल कोई इसका सदस्य बना तो अगले 3+3 यानी 3 टोटल 6 सालों के लिए ये लगातार नियुक्त हो सकते। तो इसमें लिखा मोर देन 2 टर्म्स यानी 2 टर्म से ज्यादा किसी को इसमें नियुक्त नहीं किया जा सकता। तो इसमें पूछेगा रीअपॉइंटमेंट हो सकती, तो जी हाँ रीअपॉइंटमेंट हो सकती 3-3 सालों पे, लेकिन 2 टर्म से ज्यादा नहीं हो सकती। प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो श्री कुंवर सिंह। वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो इसके ये प्रथम वाला जरूर ध्यान रखिएगा, स्टेटमेंट डाला जा सकता, तो श्री कुंवर सिंह प्रथम। वर्तमान में हर्ष चौहान इसके अध्यक्ष हैं। अगली ये न्यूज आपके अगला टॉपिक पे आते हैं, ये सरस
थ्री है, तो ये सारस या सरस थ्री ये पूछा जा सकता है क्या? तो पहले जान लीजिए एक प्रकार का टेलीस्कोप है। अभी ये चर्चा में क्यों आया? क्योंकि एक ऐतिहासिक घटना देखी गई। क्या ये ऐतिहासिक हुई? अभी तक हम सोचते हैं कि पहला तारा कौन बना होगा, पहला ब्रह्मांड कौन बना होगा, पहला तारा, पहला ब्रह्मांड, पहला व्यक्ति, इतना ज्यादा हम इंटरेस्टिंग होते हैं कि इसको सोचते रहते। तो अभी इसी जो ये टेलीस्कोप है यानी संकेत दे दिए हैं। किसको संकेत दे दिए? जो एस्ट्रोनॉमर्स होते हैं इसके द्वारा संकेत दे दिया गया। इसके द्वारा एस्ट्रोनॉमर्स को संकेत दिया गया है कि पहले तारे और गैलेक्सी कौन सबसे पहले निर्मित हुए, उनका प्रकृति क्या रही है, तो इनकी प्रकृति के बारे में कैसे बने, इन सब के बारे में संकेत दे दिए हैं। तो इसीलिए ये क्या एक बार फिर से ये क्या यानी चर्चा में आ गया सरस थ्री। तो सरस थ्री, अब ध्यान दीजिएगा, जो सरस थ्री है ये भारत के द्वारा देशज रूप से इंडिजिनसली इसको डिजाइंड और बिल्ड बनाया गया। और ये कहाँ स्थित है? तो रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट जो बेंगलुरु में स्थित है वहां पर स्थित है। और इसे कहां तैनात किया गया? तो इन दो के मध्य तैनात किया गया। एक का नाम ध्यान रखिएगा, डांडीगनहल्ली झील। कौन? तो अलग से क्वेश्चन ऐसे झील दे देगा, फिर आप चौंकोगे अचानक, ये झील तो हमने कितनी झीलें रटे। ऐसे तो पिछली बार का पेपर उठा के देखिए, एक झील सीधे सीधे पूछा था। जो चर्चा में झील होती है वो पर्चा में होती है। तो ध्यान दीजिएगा, या जो यहाँ झील है, नदी, झील, कुछ भी और जो चर्चा में होगा जो बहुत माइन्यूट होगा वो यूपीएससी के पेपर में पूछा जाता है। तो ये कौन? डांडीगनहल्ली झील और शरावती जो बैक वाटर्स होता है उसके बीच इसको डिप्लॉयड किया गया, तैनात किया गया है। अब बात करें, ये दोनों उत्तरी कर्नाटक में है और कब तैनात किया गया? 2020 में। क्या इसमें और कोई इसमें सहयोग कर रहा? तो जी हां, और किसके द्वारा? तो ये रमन इंस्टीट्यूट आपको बताई दिए हैं। दूसरा इसमें कॉमनवेल्थ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो ऑस्ट्रेलिया का है उसके द्वारा इसमें सपोर्ट किया जाता। और साथ में एक और ध्यान रखिएगा, कोलाबोरेटिव और कौन सहयोग दे रहा? तो ये यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी और तेल अवीव यूनिवर्सिटी, इनके द्वारा दो यूनिवर्सिटी भी इसमें यानी टेक्निकल सपोर्ट इसमें कर रही हैं। तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। अगला फिर अगली न्यूज की ओर चलते इस समय भारत का खादी और ग्राम उद्योग बहुत अच्छा प्रयास कर रहा और ये प्रशंसा का पात्र इस समय बना हुआ है और प्रशंसा होनी भी चाहिए। खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन, जिसे शॉर्टकट में KVIC के नाम से जाना जाता, इनके जो चेयरमैन है इस समय मनोज साहब। तो मनोज साहब के द्वारा अभी रीहब प्रोजेक्ट को क्या किया गया? उद्घाटन किया गया। आप कहेंगे सर रीहब प्रोजेक्ट ये है क्या? तो ये आपके लिए फिर इंपॉर्टेंट हो जाता। तो आइए जानते हैं रीहब प्रोजेक्ट क्या है। तो इसकी फुल फॉर्म है रिड्यूसिंग ह्यूमन अटैक्स यूजिंग हनी बी, यानी जो मधुमक्खियों के कारण, मधुमक्खियों की वजह से, मधुमक्खियों का प्रयोग करते हुए जो ह्यूमन अटैक्स होते हैं, मानव पर अटैक होते, इसको कम किया जाए। आप कहेंगे क्या बात कर रहे हैं सर, कौन से मानव अटैक? मानव खुद अटैक कर से दूसरे बनवा बोलता क्या? मानव पे भी आप पूर्वोत्तर भारत में चले जाइए, दक्षिण भारत में चले जाइए, छोटे छोटे बच्चों को बच्चों को क्या हथनी उठा ले जा रही, यानी कोई जानवर क्या उसको उठा ले जाता। मेन इसमें हाथियों से रक्षा करने के लिए मानव पर जो हाथियों और हथनी का अटैक होता है उससे बचाने के लिए ये लाया गया। तो बहुत अच्छा प्रयास है। तो ये विलेज कहां से स्थापित किया गया? तो ये चौसला ये कहां का है? ये फतेहपुर यानी फॉरेस्ट रेंज जो हल्द्वानी और हल्द्वानी कहां? ये नैनीताल में है। वहां पर इसे क्या किया गया? स्थापित किया गया है। कौन सा हमने बताया? रीहब प्रोजेक्ट का मतलब हुआ कि मधुमक्खी का प्रयोग किया जाएगा और मधुमक्खियों की बनाहट से हाथी और हथनी क्या करेंगे? मेन जहां पर स्थापित होगा वहां पर ये फिर क्या किया जाएगा? उस गांव को पूरी तरीके से सुरक्षा दी जाएगी। तो इसमें कितने? 330 यानी मधुमक्खी के बक्से रखे जाएंगे। मधुमक्खी के बक्से, मधुमक्खी की कॉलोनी या टूल किट्स, तीन चीजें हैं इसमें, बॉक्स, कॉलोनीज और टूल किट्स, यानी 330 मधुमक्खी के बक्से, मधुमक्खी की कॉलोनी और टूल किट्स इसमें रखा जाएगा। कितने राज्यों में समस्या है? तो एक दो नहीं बल्कि भारत के 7 राज्य आइडेंटिफाई किए गए हैं जहां पर यह अभियान रीहब प्रोजेक्ट को लॉन्च किया जाएगा। कर्नाटक हो गया, महाराष्ट्र हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, असम हो गया, उड़ीसा हो गया। तो ये कितने हो गए? यानी कर्नाटक हो गया,
महाराष्ट्र हो गया, वेस्ट बंगाल, असम, उड़ीसा जैसे राज्यों में इसे क्या किया जाएगा, लॉन्च किया जाएगा। इंडिया मलेशिया ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज यानी कौन सी हुई अभी, तो 28 नवंबर 2022 को अब ये शुरू हो गई और ये 12 दिसंबर 2022 तक जो भारत और मलेशिया के बीच एक एक्सरसाइज की जाती है मिलिट्री की, जिसे किस नाम से जाना जाता, कौन, हरिमऊ शक्ति। ये केवल शक्ति पूछा जाए तो ये शक्ति ध्यान दीजिएगा, ये भारत और फ्रांस के बीच होती है, भारत प्लस फ्रांस के बीच होती। अगर यहाँ पर उदार शक्ति पूछे तो ये किसके बीच होती है, भारत और मलेशिया। जो ये आपके सामने क्या लिखा है, मलेशिया, तो उदार शक्ति या हरमऊ शक्ति दोनों कौन, ये पुलई कलाउआंग स्थान है मलेशिया का, वहां पर इसकी एक्सरसाइज क्या है, की गई है। तो शक्ति पूछे तो भारत और फ्रांस, उदार शक्ति पूछे भारत और मलेशिया के बीच में होती है। शुरुआत हरमऊ शक्ति की यहां बात हो रही, तो हरमऊ शक्ति की शुरुआत कब की गई थी, तो ये 2012 में इसकी शुरुआत होती है। इससे क्या होगा, यानी जो भारत और मलेशिया के बीच में जो कॉन्फिडेंस है इनकी सेना के बीच में, वो बूस्ट किया जा सकेगा और इसमें द्विपक्षीय संबंधों को भी यानी मजबूत किया जा सकेगा। अगला न्यूज भारत और फ्रांस को लेकर बनी हुई है। आप कहेंगे अब क्या हो गया कि ये भारत और फ्रांस की न्यूज में ये आ गए, तो भारत और फ्रांस के बीच जो इंडिया फ्रांस एनुअल डिफेंस डायलॉग होता है, ये चौथा संस्करण अभी नई दिल्ली में 2022 में इसका आयोजन किया जा रहा है। अब हम बात करें भारत और फ्रांस के संबंधों की, तो इनके भारत और फ्रांस के जो आपका मेंस में क्वेश्चन आता है या प्री में बेसिक फैक्ट से पूछा जाता, वो आप ध्यान रखिएगा। यानी इनके 3 एक्सरसाइज होती, एक को गरुड़ क्या हवा में उड़ता है, तो ऐसे भारत और फ्रांस के बीच में जो गरुड़ शक्ति होती है, वो गरुड़ जो होता है वो अभ्यास किसके, ये कहां हुआ, अभी हाल फिलहाल 2022 में जोधपुर में हुआ है और ये एयर एक्सरसाइज है जिसकी शुरुआत 2003 में की गई थी। और इसके बाद आपका कौन, तो अगला दूसरा कौन हो गया, तो ये आपका गरुड़, ये कौन हो गया गरुड़, दूसरा कौन हो गया वरुण। तो ये गरुड़ वरुण ये भी हम शामिल करेंगे। और ये भारत और फ्रांस अन्य पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो ये इंडियन ओशियन नवेल सिंपोजियम ये है, इसकी अध्यक्षता भी कौन कर रहा, फ्रांस 2022 में। और इंडियन ओशियन कमीशन जिसे यानी भारतीय महासागर आयोग, भारतीय महासागर नवल सिंपोजियम, इन दोनों की अध्यक्षता 2022 में फ्रांस कर रहा है। इसलिए भारत और फ्रांस के बीच भी ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा भारत और फ्रांस के द्वारा हमने शक्ति, ध्यान दीजिएगा, आर्मी की भी जो एक्सरसाइज होती है जिसकी शुरुआत 2011 से हुई उसे शक्ति कहा जाता। और दूसरा वरुण, कौन सी, वरुण जो होती है ये नेवी के बीच एक्सरसाइज होती, तो आपका पूछे शक्ति आर्मी के बीच होती, गरुड़ अंतरिक्ष में उड़ता है हवा में, तो कौन होती, एयर एक्सरसाइज। और नेवी एक्सरसाइज वरुण के नाम से जानी जाती है। अब इसलिए इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि 2023 में भारत और फ्रांस के द्वारा अपने जो स्ट्रेटेजिक डायलॉग, ये स्ट्रेटेजिक डायलॉग के कितने 25 वर्ष पूरे होने वाले, क्योंकि 1998 में दोनों देशों के द्वारा यानी स्ट्रेटेजिक डायलॉग को भी स्थापित किया गया था। इसके अलावा भारत और फ्रांस संयुक्त रूप से भी एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं। जैसे इंटरनेशनल सोलर अलायंस का गठन की जब बात आई तो इसकी गठन कहाँ की गई थी, तो इसका गठन आप ध्यान दीजिएगा, ये नवंबर 2015 में जब एक COP21 की बैठक हुई तो वहां पर इसकी नींव डाली गई थी, किसकी, इंटरनेशनल सोलर अलायंस की, जिसमें भारत और फ्रांस के उस समय मैक्रोन साहब राष्ट्रपति हुआ करते थे, इमैनुअल मैक्रोन। तो इमैनुअल मैक्रोन और भारत के द्वारा इसकी नींव डाली गई और बहुत अच्छा ये प्रयास दोनों कर भी रहे हैं। आइए अगला इसमें देखते हैं, भारत का पहला ह्यूमन स्पेस मिशन जो जिसका नाम गगनयान दिया गया, ये भेजा जाएगा, तो इसमें फ्रांस भारत को बहुत ज्यादा सपोर्ट भी कर रहा। इसके अलावा और ध्यान दीजिएगा, भारत और फ्रांस के बीच इंडो फ्रेंच ईयर ऑफ एनवायरनमेंट, पर्यावरण के लिए इंडो फ्रेंच वर्ष 2021 घोषित किया गया। इसी प्रकार रेसिप्रोकल लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए एग्रीमेंट भी दोनों देशों की आर्मी के बीच हुआ है। रेसिप्रोकल का मतलब हुआ हम तुम्हारे
तुम्हारे लिए, तुम हमारे लिए। आर्मी से रिलेटेड जो भी आपकी सूचना होगी हम आपको साझा करेंगे, बदले में आप भी हमें हर एक प्रकार की साझा करें। तो इसी को रेसिप्रोकल क्या कहा जाता है, लॉजिस्टिक सपोर्ट कहा जाता। तो ये आपका हुआ। इसके अलावा ज्वाइंट विजन फॉर स्पेस कोऑपरेशन, अंतरिक्ष के क्षेत्र में दोनों के द्वारा क्या किया गया, स्पेस कोऑपरेशन के लिए 2018 में एग्रीमेंट होता है। तो ये भी ध्यान रखिएगा। 8 में सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन 2008 में यानी नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए प्रयास होता। और इसी में देखिएगा यूरोपियन प्रेशराइज्ड रिएक्टर 6 इसकी यूनिट कहां स्थापित की गई है, तो जैतापुर, कहां, ये महाराष्ट्र में, फ्रांस के सहयोग से इसमें फ्रांस सहयोग कर रहा। 6 यूनिट इसकी स्थापित की गई। 1650 एक की क्षमता है, 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 9900 मेगावाट इसकी टोटल क्षमता हो जाती है। तो ये सब आपका किया जा रहा है। तो अंतरिक्ष से लेकर के थल से लेकर के स्थल और जल, हर एक क्षेत्र में भारत और फ्रांस एक दूसरे के नजदीक आ रहे हैं। तो ये आपके लिए क्या सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, तो ये ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा भारत का जो पहला इंडिजेनस एयरक्राफ्ट कैरियर था, जिसे INS विक्रांत, अलग से क्वेश्चन पूछेगा, इसमें भी फ्रांस के द्वारा भारत की प्रशंसा की गई और सहयोग देने की भी बात स्वीकार की गई है। तो वर्तमान में भारत और फ्रांस एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं, चाहे वो अंतरिक्ष का क्षेत्र हो। अंतरिक्ष में जैसे आपका नाम नहीं बताया, लेकिन एक दो एग्जांपल आपको लिखना हो, मेगाट्रॉपिक्स जो सैटेलाइट है वो भारत और फ्रांस के सहयोग से यानी लॉन्च किया गया था। अगली फिर न्यूज बनी हुई है छत्रपति शिवाजी महाराज वस्तु संग्रहालय। इसका भी चर्चा क्यों है, क्योंकि इसे जो मुंबई में स्थित है, इसको अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब हम उन क्वेश्चनों की ओर चलते हैं जो इंफॉर्मेटिव होते हैं और एग्जाम में पूछे ही जाते। तो अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस 2022 का ये किसको दिया गया, छत्रपति शिवाजी महाराज वस्तु संग्रहालय जो मुंबई में स्थित है। ये अवार्ड किसके द्वारा दिया जाता, तो यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड फॉर कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन, यानी जो ऐसे क्षेत्र जो संस्कृत की दृष्टि से, संस्कृत संरक्षण की दृष्टि से, यानी सांस्कृतिक विरासत के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते, उसको यूनेस्को के द्वारा दिया जाता। इसकी शुरुआत जो पुरस्कार है की शुरुआत 2000 ईस्वी में की जाती है। अगला अगर हम बात करें किसकी, यानी जो छत्रपति शिवाजी वस्तु संग्रहालय है, इसकी स्थापना 1922 में की गई थी। इसके अलावा अवार्ड ऑफ मेरिट का 2 को दिया गया। एक आपका मुंबई का और है जिसे बाई कुल्ला स्टेशन, और दूसरा कौन है, दमाकोंडा किला कहाँ है, तो ये दोमाकोंडा किला तेलंगाना और बाईकुल्ला स्टेशन मुंबई, इसको अवार्ड ऑफ मेरिट दिया गया। और साथ में अवार्ड ऑफ डिस्टिंक्शन किसको दिया गया, तो ये किसको दिया गया, स्टेप वॉल्स ऑफ गोलकुंडा जो हैदराबाद में है उसको दिया गया। अगले चलते हैं, अगला इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला इंफॉर्मेटिव है ई ग्राम स्वराज एंड ऑडिट ऑनलाइन, और जो पंचायती राज के मंत्रालय के अंतर्गत ई ग्राम स्वराज के अंतर्गत स्थापित किया गया। तो ई ग्राम और साथ में ऑडिट ऑनलाइन को क्या दिया गया, गोल्ड अवार्ड दिया गया है। एक्सीलेंस इन द गवर्नमेंट प्रोसेस री इंजीनियरिंग फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, यानी डिजिटल रूपांतरण के लिए यह पुरस्कार इसको दिया गया। अगला इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2022 से डॉक्टर संजीव कुमार बालियान को दिया गया। तो ये आप ध्यान से देख लीजिएगा। तो राष्ट्रीय गोपाल पुरस्कार दुग्ध उत्पादन में अभूतपूर्व योगदान के लिए दिया जाता। तो डॉक्टर संजीव कुमार बालियान को 2022 का राष्ट्रीय गोपाल यानी रत्न पुरस्कार दिया गया। अगला भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी, तो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की पीटी उषा, जिसे किस नाम से जाना जाता, उड़न परी के नाम से भी भारत में जाना जाता है। एशियन गेम्स में इनके द्वारा 4 गोल्ड और 7 सिल्वर पदक भी जीते गए। जुलाई 2022 में राज्यसभा का सदस्य भी नामित होने वाली क्या थी, सदस्य थी। अगला 75 क्रिएटिव माइंड, पीछे भी करंट में हमने डिस्कस किए थे, के लिए 53 आवर्स का चैलेंज अवार्ड घोषित किया गया था। और इसमें कई लोग इसमें @100 पे यानी अपने वीडियो शेयर किए थे, जिनमें से फिल्म यानी शॉर्ट फिल्म थी जिसका नाम क्या था, डियर डायरी, इसके द्वारा यह पुरस्कार जीत लिया गया है। तो फिल्म डियर डायरी ध्यान रखिएगा। इसके अलावा 31वां वार्षिक मद्रास कोलंबो रोइंग रेगाटा, जिसमें किसकी नौका दौड़ होती है, तो ये नौका दौड़ अभी संपन्न हुई। और ये इसका अवार्ड किसने जीता, तो इसमें महिला वर्ग का अवार्ड मद्रास बोटिंग क्लब
के द्वारा जीता गया और महिलाओं को इसमें ट्रॉफी जो दी जाती है उसे आरडीआर ट्रॉफी के नाम से जाना जाता। तो ये भारत की महिला यानी दल जिसे मद्रास बोटिंग क्लब के नाम से जाना जाता उसके द्वारा। और लेकिन पुरुष वर्ग का कोलंबो में जो हो रहा था, कोलंबो इसको ले गया पुरुष वर्ग का, जिसे कोलंबो रोइंग क्लब के नाम से जाना जाता। और पुरुष वर्ग में ये पुरुष वर्ग का ये पुरस्कार ये जीता है कोलंबो रोइंग क्लब और इसको दीपम ट्रॉफी से सम्मानित किया गया। अगला फिर डेविस कप का खिताब किसने जीता? तो कनाडा। पहली बार ये हुआ है, पहली बार हुआ कि कनाडा के द्वारा यह पुरस्कार जीता गया ऑस्ट्रेलिया को हरा करके। 28 बार का चैंपियन ऑस्ट्रेलिया था और चूंकि सोचने वाली बात है पहली बार में कनाडा ने ऑस्ट्रेलिया को निपटा दिया। 28 बार, इसीलिए कहते हैं मेहनत करते रहो, कभी ना कभी आपका भी दिन आता है। अगला एरो इंडिया 2023, इसका आयोजन बेंगलुरु में कब होगा? 2023 में होगा। 13 से 17 फरवरी के बीच होगा। 13 से 17 आयोजन किया जाएगा। और ये कहाँ होगा? एल हांको वायु सेना स्टेशन है वहां पर होगा। इसकी शुरुआत 1996 से की जाती है। अगला देश की पहली एकीकृत रॉकेट सुविधा, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये कौन है? देश की पहली, चूंकि भारत की पहली बार जब कोई होता तो क्वेश्चन बनता देश की पहली इंटीग्रेटेड रॉकेट फैसिलिटी, ये कहां? तो स्काई रूट के द्वारा ये क्या की जाएगी? स्थापित की जाएगी। और ध्यान दीजिएगा, अगला ये आपका स्काई रूट स्थापित करेगा, तो ये भी ध्यान रखिएगा। अगला तीसरा कौन? सर्वेक्षण पोत कौन? इच्छक ये क्या किया गया? लॉन्च किया गया। तो इच्छक पूछेगा किसने बनाया है? तो ये गॉर्डन रिच शिप बिल्डर्स और लार्सन एंड टोब्रो, तो 2 कंपनियां इसको बनाया है इच्छक को। तो ये आपका पूछेगा है क्या? तो ये पोत है एक प्रकार का जो सर्वे का काम करता है। तो गार्डन रिच शिप बिल्डर्स और लार्सन एंड टोब्रो के द्वारा बनाया गया। इसमें कितने? पहला अगर पूछा जाए संध्याग कब 2021 में लॉन्च किया गया था। सबसे लास्ट आज का है ये क्या? आज है निश्चय पहल की राष्ट्रीय दूत। ये सबसे लास्ट आज का करंट अफेयर्स है। इसकी राष्ट्रीय दूत कौन बनाई गई? दीपा मलिक को नियुक्त किया गया। और दीपा मलिक ये वही हैं जिनको पद्मश्री, खेल रत्न और अर्जुन पुरस्कार से यानी नवाजा जा चुका है। तो ये आज का था आपका करंट अफेयर्स। ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव जरूर दीजिएगा। अगले वीडियो में कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।